हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशन बोर्ड पे, जहां पे हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाती है, और इसी के साथ साथ हम इसी टेलीग्राम चैनल पे क्विज भी कर रहे हैं। तो आप क्विज और पीडीएफ या नोट्स के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बोर्ड 1 को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस अपने महत्वपूर्ण और एक ज़बरदस्त सेशन की, जहां पर हम फिर कुछ नए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि बताइए हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी। अगर आप बात करें हरियाणा विकास पार्टी के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना करने वाला व्यक्ति था हरियाणा का विकास पुरुष। और आप जानते हैं कि सर हरियाणा का जो विकास पुरुष है वो कौन कहलाता है, वो कहलाते हैं बंसीलाल। कौन कहलाते हैं, बंसीलाल। याद रखिएगा कि बंसीलाल के द्वारा ही सर विकास पार्टी की स्थापना की गई, और ये ही उसके क्या कहलाते हैं, ये उसके संस्थापक कहलाते हैं या उसके फाउंडर कहलाते हैं। अगर आप बात करें इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या रहा था, तो आप याद रखेंगे कि सर इसका चुनाव चिन्ह रहा था लड़का लड़की। क्या रहा था, लड़का लड़की रहा था। चलिए बात आई है बंसीलाल के बारे में। तो आप सभी जानते हैं बंसीलाल जो हैं इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को हुआ था। 26 अगस्त 1927 को भिवानी का ही एक गांव जिसका नाम है गोलागढ़, और इसी गोलागढ़ भिवानी में जन्म लेने वाले बंसीलाल, और इन्हीं बंसीलाल के द्वारा आपकी हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया गया। और याद रखिएगा सर इसी पार्टी को जो है 2004 के अंदर, कब सर 2004 के अंदर किस में मिला दिया गया, सर इसे कांग्रेस में मिला दिया गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए इसे कांग्रेस में कब मिलाया गया। आप आंसर करेंगे 2004 में। बंसीलाल की बात आई है तो आप याद रखिएगा ये बंसीलाल वही हैं जिनके समय के अंदर क्या हुआ था, सर गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत 1970 में उचाणी कला गांव करनाल से हुई थी। ये वही बंसीलाल है जिनके समय में सर शराबबंदी कानून पारित हुआ था। कौन सा कानून, शराबबंदी कानून आया था। और आप जानते हो कि सर 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा में 2 साल शराब बंद करने का काम करने वाले बंसीलाल ही थे। अगर आप बात करें इन्हीं बंसीलाल के उपनाम के बारे में, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों ये कहलाते हैं हरियाणा के लोहे पुरुष या आयरन मैन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, सर यही कहलाते हैं हरियाणा के विकास पुरुष। क्या कहलाएंगे, सर ये हरियाणा के विकास पुरुष कहलाते हैं। यही कहलाते हैं हरियाणा के शिल्पी। क्या कहलाते हैं, हरियाणा के शिल्पकार या शिल्पी यही कहलाते हैं। और इन्हीं को ही कहा जाता है आधुनिक हरियाणा का निर्माता। क्या कहा जाता है, सर इन्हें कहा जाता है आधुनिक हरियाणा का निर्माता। अगर आप बात करें बंसीलाल के बारे में, तो सर ये वो व्यक्ति हैं जो मात्र 41 वर्ष की आयु में हरियाणा के सीएम बनते हैं। और याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा, बताइए सबसे कम उम्र में, क्या पूछा जाएगा कि बताइए सबसे कम उम्र में हरियाणा के सीएम कौन बने थे, तो वो बंसीलाल ही बने थे। और याद रखिएगा ये बंसीलाल वही हैं जिनका कार्यकाल 4633 दिन तक रहा था। 1970 के अंदर तमिल को दूसरी भाषा, राजकीय भाषा का दर्जा इनके द्वारा दिया गया। चलिए दूसरी राजकीय भाषा की बात आई है तो आप कमेंट बॉक्स में छापने का काम करेंगे। वर्तमान के अंदर 2022 में आपकी दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है, ये आप कमेंट बॉक्स में छापने का काम करेंगे डियर स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए चीनी यात्री हवेन सांग किस सम्राट के समय में हरियाणा में आया था। तो अगर आप बात करें हवेन सांग की, तो आप सभी जानते हैं कि सर जो हवेन सांग जिसकी आपने अभी बात की, ये चीन से आने वाला एक चीनी यात्री था। कैसा यात्री था, चीनी यात्री, जो सबसे पहली बार 629 ईस्वी के अंदर भारत आता है। सर ये 630 से लेकर 634 ईस्वी तक रहता है नालंदा नामक स्थान पर। और ये जो नालंदा है सर ये एक विश्वविद्यालय है जो कि बिहार में पड़ता है। 634 से लेकर 644 तक ये रहा था सर हर्षवर्धन के दरबार में। किसके दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में ही रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ये हर्षवर्धन के दरबार में रहा था।
एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन मिलेगा, बताइए इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। आप आंसर करेंगे सर इसने किताब लिखने का काम किया जिसका नाम था CU की, जिसे आप दी लाइफ भी बोल देते हैं, या सर इसी को हम पाश्चात्य संसार के लेख भी बोल देते हैं। अगर आप बात करें ह्वेनसांग के बारे में तो याद रखिएगा ह्वेनसांग नालंदा में आया था किसके लिए, सर ये बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया था। किसके लिए आया था सर, ये बुद्धिज्म के लिए आया था, और इसी के द्वारा सर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली गई, और इसने जिस व्यक्ति से शिक्षा ली थी वो कहलाते हैं आचार्य शीलभद्र। बताइएगा कि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है इसे हर्षवर्धन के द्वारा क्या क्या नाम दिए गए, तो इसे 3 उपनाम दिए गए, जिसमें हम बात करें तो सर ये कहलाता है यात्रियों का राजकुमार। क्या कहलाता है, ये यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। ये कहलाता है सर नीति का पंडित। क्या कहलाएगा दोस्तों, सर ये नीति का पंडित कहलाएगा, और यही कहलाता है सर वर्तमान शाक्य मुनि। चलिए जी, ये तीनों नाम याद रखिएगा। तीनों के तीनों नाम किसे दिए गए, सर ये ह्वेनसांग को ही दिए गए, और ये किसने दिए थे, ये दिए थे सर हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन जो शिलादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है, इसी के पिता हुआ करते थे प्रभाकरवर्धन और माता हुआ करती थी यशोमती। इसका बड़ा भाई हुआ करता था राज्यवर्धन द्वितीय, और इसी की बहन हुआ करती थी राज्यश्री, जिसका विवाह हुआ था मौखरी वंश के एक राजा जिसका नाम था गृहवर्मा, और इसी गृहवर्मा को मार दिया जाता है देवगुप्त और शशांक के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है। अगर आप बात करें हरियाणा के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की, तो आप जानते हैं कि सर हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल हैं। कितने हैं, हरियाणा के अंदर 6 प्रशासनिक मंडल हैं, और इन 6 की अगर आप बात करें तो आप याद रखिएगा कि सर जब हमारा हरियाणा राज्य बना था उस समय 1 हुआ करता था, उसके बाद में इसके अंदर 4 मंडल बने, और वर्तमान में हमारे 6 मंडल हैं। अगर आप बात करें कि 6 जो वर्तमान में 2 नए मंडल जोड़े गए हैं, ये कब जोड़े गए, तो आप आंसर करेंगे सर पहले तो ये मंडल बताइए कौन कौन से जोड़े गए। तो याद रखेंगे दोस्तों, एक आपका करनाल जोड़ा गया, और दूसरा आपका फरीदाबाद जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, फरीदाबाद। चल अगर आप बात करें इन्हें कब जोड़ा गया, ये मंडल कब बने थे, तो आप आंसर कर सकते हो सर फरवरी 2017। 2 फरवरी 2017 को सर ये नए मंडल बनाए गए, और मंडल का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है सर वो कमिश्नर कहलाता है। क्या कहलाता है सर, वो कमिश्नर कहलाता है, जिसे आप हिंदी में आयुक्त बोलने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा मंडलों का सबसे बड़ा अधिकारी कमिश्नर या आयुक्त कहलाता है। वर्तमान में कितने मंडल हैं, 6 मंडल हैं। और अगर आप बात करें इन 6 मंडलों की, तो आप जानते हो सर एक तो है हमारा हिसार डिवीजन। कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा हिसार, और कौन सा हो जाएगा सर, दूसरा है रोहतक, जो सबसे बड़ा मंडल है। क्या है, सबसे बड़ा मंडल। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि इसके अंदर कितने जिले शामिल हैं, इसके अंदर 5 जिले शामिल हैं। फटाफट 5 जिलों के एक नाम कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तीसरा मंडल तब तक मैं लिखता हूँ अम्बाड़ा। कौन सा है, अम्बाड़ा। चौथा मंडल कौन सा बताया था, करनाल बताया था आपको। 5वां बताया था आपको गुरुग्राम, और छठा आपको मंडल बताया गया था कौन सा, बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद। ये हरियाणा के अंदर सर वर्तमान में 6 मंडल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मंडल है हमारा रोहतक, और आपको बताया रोहतक के अंदर 5 जिले शामिल है, जो अपन लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आप उन 5 जिलों के नाम छापने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बताइए महम का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है। बात आई है महम की, तो आप लोग जानते हो सर महम तो हरियाणा के किस स्थान पे पड़ता है, सर ये तो हरियाणा के रोहतक नामक स्थान पे पड़ता है, यानी हरियाणा के रोहतक जिले में पड़ता है। सर महम कहाँ पे है, रोहतक जिले में है। चलिए बात करते हैं, महम का नाम आया तो याद रखिएगा कि सर इसी महम के अंदर एक बावड़ी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं शाहजहां की बावड़ी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सर इसे कहा जाता है शाहजहां की बावड़ी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शाहजहां की बावड़ी कहाँ पे पड़ती है, आप आंसर करेंगे सर महम में पड़ती है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप आंसर कर देंगे सर इसका निर्माण करवाया था सुद्दोकलाल ने। किसने करवाया था, सुद्दोकलाल नाम का एक व्यक्ति था जो शाहजहां से संबंध रखा करता था, उसने ही इसका निर्माण करवाया था। सर इसे शाहजहां की बावड़ी भी बोला जाता है, इसे महम की बावड़ी भी बोला जाता है। सर यही कहलाता है स्वर्ग का झरना। क्या कहलाएगा सर, इसी को हम स्वर्ग का झरना भी कहते हैं। सर इसी को हम महम की शान कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसी को महम की शान कहा जाता है। महम की बात आई है तो आप याद रखेंगे कि सर महम के अंदर तो ज्ञानी चोर की गुफा भी पड़ती है। क्या पड़ती है, ज्ञानी चोर की गुफा। चलिए उसके बाद आप याद रखेंगे कि सर महम के अंदर पड़ता है चौबीसी चबूतरा। कौन सा चबूतरा,
चौबीसी चबूतरा भी कहाँ पे है सर? वो भी हमारा महम में पड़ता है। जहाँ 24 गांवों की सभा या बैठक होती है वो कहलाता है आपका चौबीसी चबूतरा, और ये भी आपका महम में पड़ता है। और महम में और क्या पड़ेगा आपका? तो आप जानते हो सर, महम में ही पड़ता है हमारा मोहम्मद रमजान का गुम्बद, जो हरियाणा के हादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ये आपको सारी बातें याद रखनी है। कैथल की अगर आप बात करें तो आप जानते हो कि सर कैथल के अंदर पड़ता है रजिया सुल्तान का मकबरा। किसका मकबरा पड़ता है सर? रजिया सुल्तान का मकबरा पड़ता है। सोनीपत की अगर आप बात करें तो आप लोग जानते हो सोनीपत के अंदर सैयद वंश का ये एक शासक हुआ जिसका नाम था ख्वाजा खिजर खान, और इसी खिजर खान का मकबरा पड़ता है सोनीपत में। हिसार की अगर आप बात करें तो आप जानते हो हिसार में गुजरी महल पड़ता है सर, और इसी हिसार को बसाने का काम किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। चारों चीजें आपको याद रखनी है, तब जाके आपका क्या होगा, एग्जाम में सिलेक्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? अगर आप बात करें दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आप सभी जानते हो सर वो मुस्लिम शासिका जिसका नाम था रजिया। क्या नाम था? उसका नाम था सर रजिया। और ये जो रजिया है सर, इसे आप किस नाम से जानते हैं सर? यही कहलाती है जलालात उद दीन रजिया। क्या कहलाएगी सर? जलालात उद दीन रजिया के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली एक शासिका, जो 1236 के अंदर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है और 1240 के अंदर इसकी मृत्यु इसी के भाई बहराम शाह के द्वारा करवा दी जाती है। अगर आप बात करें इन 4 सालों में इसका टाइम पीरियड क्या रहा, तो आप आंसर करेंगे सर 3 वर्ष 6 महीने और 6 दिन इन्होंने गद्दी पर बैठने का काम किया। और सर हम ये भी जानते हैं कि रजिया सुल्तान जो है किस वंश की शासिका थी सर? ये शासिका थी गुलाम वंश की। चलिए गुलाम वंश का नाम आया दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में छापने का काम करेंगे कि गुलाम वंश के अन्य 3 नाम और कौन कौन से रहे थे। इसी को अपन स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि सर इसके जो अन्य 3 नाम हैं वो कौन कौन से थे। चलिए रजिया का नाम आया तो आप सभी जानते हो कि सर रजिया की मृत्यु हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर ही हुई, इसीलिए हम रजिया का जो मकबरा पढ़ते हैं वो कहाँ पर पढ़ते हैं? कैथल में। रजिया का गुम्बद भी पढ़ेंगे तो कहाँ पे पढ़ेंगे? कैथल में। मृत्यु कब हुई थी तो आप सभी जानते हो 13 अक्टूबर 1240 को। कई बार आपको 12 अक्टूबर भी मिल सकता है और कई बार आपको 13 अक्टूबर 1240 भी एग्जाम में मिल सकता है। क्वेश्चन आएगा रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? आप आंसर करेंगे गुलाम वंश की शासिका थी। दूसरा क्वेश्चन आएगा दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठी? आप आंसर करेंगे 1236 में। मृत्यु कब हुई? 1240 में। कहां पर हुई? हरियाणा के कैथल नामक जिले में हुई। कितने समय तक गद्दी पर बैठी? 3 वर्ष 6 महीने 6 दिन। किस और गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, बताइए रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो आपने नाम सुना होगा इल्तुतमिश का। किसका नाम सुना होगा? इल्तुतमिश का नाम सुना होगा, जो किसके लिए प्रसिद्ध था सर? जो तराइन के तीसरे युद्ध के लिए प्रसिद्ध था, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, ये वही इल्तुतमिश है और इसी की ही बेटी हुआ करती थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी रहे थे? बाल मुकुंद गुप्ता, चंद्रभान गुप्त, नेकीराम शर्मा या श्री राम शर्मा। चलिए फटाफट छापने का काम करेंगे कि कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आप जानते हैं कि सर कोहिनूर जो है ये एक पत्र था जो निकाला जाता था किसके द्वारा? बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा निकाला जाता था सर? ये तो निकाला जाता था बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। चलिए बाल मुकुंद गुप्त की अगर आप बात करें तो सर ये प्रसिद्ध हुआ था उस समय। किस समय प्रसिद्ध हुआ ये सर? 1909 के अंदर। कब सर? 1909 के अंदर एक चीज हुई जिसे हम मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं। और मार्ले मिंटो सुधार ये कब आया था आपका? 1909 में। 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार आया तो इसी का ही विरोध करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? वो बाल मुकुंद गुप्त ही था। और एक तरह का इस तरह भी क्वेश्चन बनेगा, बताइए बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा कौन सा चिट्ठा लिखा गया? तब आप आंसर करेंगे सर इनके द्वारा लिखा गया शिव शंभू का चिट्ठा। कौन सा चिट्ठा लिखा गया? शिव शंभू का चिट्ठा लिखा गया। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला पूछा जाएगा कोहिनूर पत्र किसके द्वारा निकाला गया? आप आंसर करेंगे बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा निकाला गया। दूसरा क्वेश्चन आएगा, बताइए शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखा? आप आंसर करेंगे बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा।
पूछा जाएगा, बताइए मार्ले मिंटो सुधार का विरोध करने वाला हरियाणा का कौन सा व्यक्ति हुआ? आप आंसर करेंगे बाल मुकुंद गुप्त। या इस तरह क्वेश्चन बनेगा, बताइए शिव शंभू के चिट्ठे में जो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया उसके अंदर किस सुधार का या किस आंदोलन का विरोध किया गया? आप आंसर करेंगे सर 1909 के अंदर आने वाले मार्ले मिंटो सुधार का विरोध उसके अंदर किया गया था। ये तीनों चारों बातें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए, पंडित श्रीराम शर्मा का नाम आया तो आप सभी जानते हैं कि सर पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा 2 किताबें लिखी गई, जिसमें एक कहलाती है हरियाणा का इतिहास। कौन सी कहलाती है? हिस्ट्री ऑफ हरियाणा या हरियाणा का इतिहास कहलाती है सर। और दूसरी पुस्तक कहलाती है नवरत्न ऑफ हरियाणा। कौन सी? नवरत्न ऑफ हरियाणा। पंडित श्रीराम शर्मा का नाम आया तो बताइएगा पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला जाता था? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला जाता था। अगर आप बात करें पंडित नेकीराम की तो हम सभी जानते हैं कि सर ये जो पंडित नेकीराम है ये क्या कहलाते हैं? सर यही कहलाते हैं हरियाणा केसरी। क्या कहलाते हैं? हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं पंडित नेकीराम शर्मा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो अगर आप बात करें हरियाणा की राजभाषा की तो आप सभी जानते हो कि सर हम जिस भाषा को बोलते हैं वो है हिंदी। और हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी ही राजभाषा है। अगर आप बात करें दूसरी राजकीय भाषा की या राजभाषा की तो आप जानते हैं दूसरी राजभाषा कौन सी आपकी? पंजाबी है। कौन सी है? पंजाबी। अगर आप बात करें पंजाबी को दर्जा कब दिया गया? 2010 में। उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे? तो वो थे सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन से थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जो कि रोहतक के किस गांव में जन्मे थे? सांगी गांव में जन्मे थे। स्वतंत्र भारत के बाद जन्म लेने वाले हरियाणा के पहले सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और याद रखिएगा इन्हीं के द्वारा पंजाबी को दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया। और अगर आप बात करें 1966 के बाद 1970 के अंदर दूसरी राजकीय भाषा कौन सी हुआ करती थी? वो हुआ करती थी उर्दू। और इस उर्दू को दर्जा देने वाला व्यक्ति जो था वो था बंसीलाल। कौन था? बंसीलाल। क्वेश्चन आएगा हरियाणा के गठन के समय दूसरी राजकीय भाषा किसे बनाया गया? आप आंसर करेंगे उर्दू को। किसने बनाया? बंसीलाल ने। लेकिन वर्तमान में आपकी दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? पंजाबी है। कब बनी? 2010 में। किसने बनाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए तीसरी राजकीय भाषा कौन सी है, तब आप आंसर करेंगे सर तीसरी राजकीय भाषा है हमारी कौन सी? उर्दू। कौन सी है दोस्तों? तो तीसरी राजकीय भाषा हमारी उर्दू ही है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन एक किताब से है, बताइए सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है? तो आप आंसर करेंगे सर स्वदेश दीपक नाम के ही व्यक्ति के द्वारा जो है कोर्ट मार्शल जो है ये आपकी पुस्तक लिखी गई थी या एक नाटक लिखा गया था। आपको दोस्तों एक क्लास के अंदर मैं स्पेशली उन बुक्स के बारे में पढ़ाऊंगा जिसके ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा एक लेक्चर चाहे वो हम बोर्ड पे कवर करें या इसी में ही कवर करें, आपको मैं स्पेशल उन बुक्स के बारे में पढ़ाऊंगा जो बार बार आजकल आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। जिसमें हम बात करें हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, नवरत्न ऑफ हरियाणा, अगर आप बात करें चौपाल के चाले, चौपाल के माखोल, अगर आप बात करें कोर्ट मार्शल के बारे में, या वो जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें जो आपसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं उन सभी को मेरे द्वारा आपको कवर करवाया जाएगा। तो हम उन्हें भी एक क्लास में कवर कर लेंगे। आप निश्चित रहिए, बस आप पढ़ते रहिए, चीजें कवर करवाने की जो जिम्मेवारी है वो मेरी रहेगी। चलिए अगला है कि बताइए मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? तो हम सभी जानते हैं कि सर ये जो मोरनी की पहाड़ी है ये हरियाणा के जिस जिले में पड़ती है वो जिला कौन सा है? वो है सर पंचकुला जिला। कौन सा? पंचकुला जिला है सर, जिसका नामकरण हुआ था 5 कुप्पों के कारण। इसके नाम पर सर 5 कुप्पों के कारण हरियाणा का जो जिला जाना गया वो पंचकुला कहलाता है, जिसका गठन 15 अगस्त 1995 को हुआ। और यही पंचकुला जिला किससे अलग हुआ था? अम्बाड़ा को हुआ, अम्बाड़ा से अलग हुआ। पंचकुला जिले में पड़ता है सर हमारा मोरनी की पहाड़ी, और इसी मोरनी की पहाड़ी में हमारी सबसे ऊंची चोटी जो पड़ती है वो कहलाती है करो की चोटी। कौन सी चोटी? करो की चोटी। और आप सभी जानते हैं कि सर ये जो करो की चोटी है ये किसका भाग है? ये सर शिवालिक का ही भाग मान लेते हैं आप। और याद रखिएगा सर इसकी जो एक्चुअल हाइट है वो 1467 मीटर है, लेकिन ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलती, तो हम 1514 मीटर करके आते हैं जो हमारा HSC के द्वारा सही माना गया। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में मिलते हैं डियर स्टूडेंट
तब आप आंसर करके आएंगे 1467 मीटर। करो की चोटी जो कि हरियाणा के पंचकुला जिले में पड़ने वाले मोरनी की पहाड़ियों में पाई जाती है। और ये जो मोरनी की पहाड़ियां हैं, कहा जाता है यहाँ पे मोरनी नाम की एक रानी रहा करती थी और इसी के नाम पर इस जगह का नाम मोरनी रखा गया। तो ये भी आपको याद रखना है। शिवालिक क्षेत्र की अगर आप बात करें तो हरियाणा के 1.69% पर फैला हुआ आपका शिवालिक, जिसके अंतर्गत आपके 3 जिले शामिल हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिएगा शिवालिक के उन 3 जिलों के नाम और उन 3 जिलों में वर्षा कहाँ पे होती है, पेड़ कहाँ पे सबसे ज्यादा है, और ये दोनों की दोनों बातें आप छापने का काम करेंगे कमेंट बॉक्स में। तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बताइए बुनकरों का शहर, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला ये आपका क्वेश्चन कब आया था सर? ये 2021 के अंदर हमारा जो ग्राम शिव का पेपर हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए बुनकरों का शहर कौन सा कहलाता है? तो हम सभी जानते हैं सर बुनकरों का शहर कहलाता है हमारा कौन सा जिला? वो पानीपत जिला ही है सर। कौन सा जिला है? पानीपत। हैंडलूमों का शहर भी आपका कौन सा जिला कहलाता है सर? पानीपत कहलाता है। क्या कहलाता है? हैंडलूमों का शहर, बुनकरों का शहर कहलाता है सर पेट्रोकेमिकल हब कहलाता है हमारा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर? यहाँ पे NaFl लगे हुए हैं, यहाँ पे सर अमोनिया संयंत्र लगा हुआ है। और याद रखेंगे कि सर इसी पानीपत के अंदर लगा हुआ है हमारा क्या? हरियाणा प्रदेश का सबसे पुराना तापीय विद्युत संयंत्र, सबसे पुराना तापीय विद्युत संयंत्र भी कहाँ पे लगा हुआ है सर? वो भी हमारा यहीं पे लगा हुआ है। और सबसे पुराना तापीय विद्युत संयंत्र जो कहाँ पे लगा हुआ है? आसन गांव में लगा हुआ है। और ये आसन गांव कहाँ का है सर? ये आसन गांव पानीपत का है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1367.80 मेगावाट है। और याद रखिएगा 1979 में इसकी स्थापना हुई और इसकी पहली यूनिट लगी और अगले उसके 10 वर्षों पश्चात 1979 में इसकी दूसरी यूनिट लगाने का काम पूरा हुआ। कमेंट बॉक्स में छापने का प्रयास करेंगे कि पानीपत जो जिला है ये पहली बार कब बनाया गया, इसका करनाल में दोबारा विलय कब हुआ और इसे पुनर्गठित कब किया गया। ये 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चनों के आप कमेंट बॉक्स में आंसर छापेंगे कि सर पानीपत ऐसा जिला है जो 2 बार बनाया गया, ये हम जानते हैं। पानीपत पहली बार कब बना था, पानीपत को वापस करनाल में कब मिलाया गया और पानीपत का दोबारा गठन कब हुआ। तीनों के तीनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में छापने का काम करेंगे। तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आपसे बताइएगा सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? हिसार में, कैथल में, सिरसा में या पलवल में? तो याद रखिएगा हरियाणा के अंदर 2 संरक्षित आरक्षित क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र हैं कि सर? हरियाणा के अंदर 2 संरक्षित आरक्षित क्षेत्र हैं। और अगर आप बात करें इन दोनों की तो सर एक तो पड़ता है हमारा सरस्वती वाला और एक पड़ता है सर हमारा बीरबारा वाला। बीरबारा तो पड़ता है सर जींद में, सरस्वती वाला जो है सर ये पड़ता है कैथल में। देखिए वैसे तो अगर आप बात करें तो ये कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों में पड़ता है, लेकिन इसका जो ज्यादातर विस्तार है दोस्तों वो कैथल में है, इसीलिए आप राइट आंसर मानेंगे सर कैथल। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका दोस्तों ये इसका दूसरा नाम है सोनसर जंगल। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था आपके हरियाणा पुलिस में, पूछा गया था बताइए सोनसर जंगल जो है ये किसे कहा जाता है? आप आंसर करेंगे कि सर सरस्वती संरक्षित आरक्षित क्षेत्र जो हरियाणा के कैथल में पड़ता है इसी को ही हम कहते हैं सोनसर जंगल के नाम से। तो याद रखिएगा कि सर 2 है हमारे, एक सरस्वती वाला जो कैथल में पड़ता है और दूसरा बीरबारा जो हमारा कहां पे पड़ता है? जींद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर कैथल। क्या हो जाएगा? कैथल हो जाएगा। कि आपका एक सिरसा में पड़ता है वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सर अबूबसर वन्य जीव प्राणी विहार, जिसका 28,492 एकड़ में विस्तार हुआ करता था, जिसे अब इसकी जो क्षेत्र था इससे बाहर कर दिया गया है। तो आप याद रखेंगे कि सर वर्तमान के अंदर हमारे कितने वन्य जीव अभ्यारण्य थे? पहले कितने थे? 8, वर्तमान में कितने हो गए हैं? 7 हो गए हैं। ये भी आप याद रख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है बताइए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे पड़ता है? तो अगर आप बात करें NDRI के बारे में तो आप सभी जानते हो सर ये जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, इसे आप
NDRI के नाम से जानते हैं। एन का मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना की अगर आप बात करें तो 1923 के अंदर सर बंगलोर नामक स्थान पर सबसे पहले इसे स्थापित किया गया। लेकिन सर 1955 के अंदर इसे बंगलोर से उठाकर हरियाणा के करनाल जिले के अंदर स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए हरियाणा के अंदर इसका स्थानांतरण कब किया गया? आप आंसर करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि सर इसका स्थानांतरण किया गया 1955 के अंदर। और याद रखिएगा आप लोग कि सर 1989 के अंदर, कब? 1989 के अंदर सर इसे हरियाणा की डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। कौन सी यूनिवर्सिटी का? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। और आप जानते हो कि जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, जो कि अम्बाड़ा के मुलाना नामक स्थान पर पड़ता है। ये मुलाना जो है आपकी रिजर्व सीट है अम्बाड़ा की। और सर मैंने आपको मैंने यही बताया था कि ये जो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है ये आपका क्या है सर? ये हमारी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो याद रखिएगा उसी प्रकार आपकी NDRI भी क्या है सर? ये भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसे 1989 के अंदर इसे दर्जा दिया गया। अगर आप बात करें NDRI की तो याद रखिएगा कि सर पहली जो कृत्रिम भैंस थी वो बनाने का श्रेय भी किसे जाता है? तो कृत्रिम भैंस बनाने का श्रेय भी जाता है किसको? NDRI को। और ये पूरे भारत में पहली बार काम किया गया था किसके द्वारा? हरियाणा राज्य के NDRI नामक संस्थान के द्वारा, जिसकी स्थापना 1923 में बंगलोर में हुई, 1955 में करनाल में स्थानांतरण हुआ था। ये आपको बातें सारी की सारी याद रखनी है। अगर आप बात करें हिसार की तो आप लोग जानते हो कि सर जो हिसार है इसमें पड़ता है हमारा CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन बफेलोज। यहीं पे पड़ता है सर हमारा NHRC, नेशनल हॉर्स रिसर्च सेंटर, जिसे आप क्या बोलते हैं? NRCE के नाम से भी जानते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स। इसकी स्थापना 1985 के अंदर हुई। ये हिसार जिले में NH9 पर पड़ता है। ये भी आपका हिसार के अंदर पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी हिसार में पड़ता है। लेकिन NDRI कहाँ पे पड़ता है? ये सर हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, बताइए देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी किस स्थान पर स्थित है? तो आप आंसर करेंगे सर ये जो है ये सोनीपत जिले के हसनपुर नामक स्थान पे है। कहाँ पे है? हसनपुर नामक स्थान जो सोनीपत का है। एक आपका हसनपुर कहाँ पे पड़ता है? पलवल में भी पड़ता है। उस पलवल का जो हसनपुर है दोस्तों, तो बताइएगा उसकी खासियत क्या है? पलवल के अंदर पड़ने वाले हसनपुर की खासियत क्या है? हम ज्योग्राफी के अंदर कई बार इसके बारे में बात करते हैं। जब आप ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पढ़ते हैं तो इस हसनपुर के अंदर ऐसा क्या है कि आप इसके बारे में पढ़ते हैं, एक नदी से संबंधित आपका ये हसनपुर। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि इस हसनपुर से आपकी कौन सी नदी विलुप्त होने का काम हरियाणा से करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि KMP का एक पूर्ण रूप क्या है? अगर आप बात करें KMP के बारे में तो आप जानते हो कि सर हरियाणा के अंदर 2 एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें एक है हमारा KMP और एक है हमारा KGP। जिसे आप सर KMP को तो पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं और KGP को आप पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। याद रखिए दोस्तों KMP, K का मतलब होगा कुंडली, M का मतलब मानेसर, P का मतलब पलवल, और कुंडली मानेसर पलवल आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। और वो कौन सा है? वो है सर ऑप्शन D। अगर आप बात करें KMP की तो याद रखिएगा कि सर ये जो हमारा KMP है यही कहलाता है क्या? पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे कहलाता है स्टूडेंट्स। और अगर आप बात करें इसके बारे में तो सर ये कुंडली कहाँ से शुरू होता है हमारा? सर ये कुंडली नामक स्थान, और ये कुंडली कहाँ का है? सर कुंडली तो है सोनीपत का। कहाँ का? कुंडली से शुरू होता है। और कुंडली से शुरू होने के बाद ये हरियाणा के गुरुग्राम से होता हुआ पलवल में जाता है और आगे चलकर ये NH44 में ही मिलता है। क्योंकि दिल्ली के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक ना हो दोस्तों, इसीलिए कुंडली बनाने का दिल्ली के चारों काम किया गया, जो कहलाता है आपका कि सर पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे और पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे। जो हरियाणा से होकर गुजरेगा वो कहलाएगा पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, और जो आपका यूपी से होकर गुजरेगा वो कहलाएगा पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे, जिन्हें आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे सर बात KMP की हुई है तो हमें बताइए KMP की जो लंबाई है वो कितनी है?
हम आंसर करेंगे 135.6 किलोमीटर जो है वो आपकी केएमपी की लंबाई है। और याद रखिएगा ये जो केएमपी है इसका रख रखाव कौन कर रहा है, तो सर इसका रख रखाव कर रहा है HSIIDC, जिसे आप हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। 1967 के अंदर जिसकी स्थापना हरियाणा के पंचकुला में हेडक्वार्टर बनाकर की गई थी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एक बार मैं फिर रिपीट करवा रहा हूं, केएमपी क्या होता है, कुंडली मानेसर पलवल होता है। केएमपी जो है इसका दूसरा नाम क्या है, पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे। कहाँ से शुरू होता है सर, सोनीपत के कुंडली से शुरू होता है, गुरुग्राम से होता हुआ पलवल और फिर जाके NH44 में मिल जाता है। लंबाई कितनी है 135.6 किलोमीटर। रख रखाव कौन करता है, इसकी देखभाल कौन करता है सर, HSIIDC करता है। क्या है सर ये HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और अगर आप बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो आप जानते हो इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में बनाया गया है डियर स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ये तो आपको पहले ही बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है। फटाफट बताएंगे कि सर ये जो पगड़ी होती है ये क्या कहलाती है आपकी। चलिए टोपी कहलाती है, अंगोछा कहलाती है, तोड़ा कहलाती है या खांडवा कहलाती है। तो याद रखिएगा सर जो सिर के ऊपर पगड़ी पहनी जाती है उसे आप हरियाणवी भाषा में खांडवा या खंडवा के नाम से जानते हैं। यह हमारी पगड़ी की एक किस्म होती है। क्या होती है सर, ये हमारी पगड़ी की एक किस्म होती है और इसी खंडवा को हरियाणा में शान का प्रतीक माना जाता है। किसका माना जाता है, हरियाणा की शान मानी जाती है पगड़ी को। और याद रखिएगा 3-4 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कि टोपी क्या होती है। तो टोपी तो सर वो होती है जो गांधी जी पहना करते थे, गांधी टोपी के जैसी दिखाई देने वाली क्या कहलाएंगी, टोपी कहलाएगी। अंगोछा क्या होता है, तो अंगोछा होता है सर साफा। आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, साफा सुना होगा, वही आपका क्या होता है, अंगोछा होता है। क्या होता है, अंगोछा होता है। तो याद रखिएगा अंगोछा क्या होगा, साफे की तरह दिखाई देने वाली एक वस्तु या एक लंबा कपड़ा सूती वस्त्र का, वो क्या कहलाएगा आपका, अंगोछा ही कहलाता है दोस्तों। अगर आप बात करें कि खंडवा की, तो खंडवा होती है एक तरह की पगड़ी। पाग, कई बार आपसे क्वेश्चन पाग से भी पूछ लिया जाता है कि पाग क्या होता है। आप आंसर करेंगे सर राजपूती ढंग से जो पगड़ी बांधी जाएगी, राजपूती ढंग से बांधी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाएगी, पाग कहलाएगी। दूसरा, पाग से रिलेटेड एक और शब्द होता है पागड़ी। एक होता है पागड़ी, एक होती है तागड़ी। आप पागड़ी याद रखेंगे कि सर मारवाड़ी पगड़ी का स्टाइल, कौन सी, मारवाड़ी पगड़ी का स्टाइल क्या कहलाएगा, पागड़ी कहलाएगा। साफा, साफे की बात कर लेते हैं भाई। साफा क्या होता है सर, कुछ नहीं होता, साफा सैनिक रूप की तरह दिखाई देने वाली हमारी पगड़ी होती है। क्या होती है, पगड़ी होती है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो आप जानते हो एक अंगरखा भी होता है आपका। क्या होता है, अंगरखा। अंगरखा क्या होता है सर, तो भाई ये होता है दरबारी ढंग की तरह पहने जाने वाला परिधान। दरबारियों के आपने परिधान देखे होंगे ना, उसी तरह होता है। और खंडवा किसके द्वारा धारण की जाती है सर, बुजुर्गों के द्वारा धारण की जाती है खंडवा। आजकल आपने देखा होगा कि जो पहले जैसी बात है वो अब नहीं रही। क्यों, आजकल की जो नई जनरेशन है उसके द्वारा ना तो जो है धोती कुर्ता पहना जाता है और ना ही उसके द्वारा पगड़ी धारण की जाती है। लेकिन आपने अपने दादाओं को देखा होगा, जो बुजुर्ग है उनको अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि सर वो धोती कुर्ता पहनने के साथ साथ अपने सर के ऊपर हमेशा एक व्हाइट कलर का कपड़ा लपेटे रखते हैं, जिन्हें आप खंडवा के नाम से जानते हैं। और ये खंडवा क्या होता है, बुजुर्गों के द्वारा धारण की जाने वाली पगड़ी होती है खंडवा, जो मान सम्मान का प्रतीक होती है। और इसीलिए एक हरियाणा की संस्कृति को ध्यान में रखकर एक मूवी बनाई गई जो कहलाती है पगड़ी द ओनर। और आप जानते हो 2014 के अंदर रिलीज होने वाली पगड़ी द ओनर जो है, इसे हरियाणा की टैक्स फ्री फिल्म किया गया। क्यों, क्योंकि सर ये हरियाणा की संस्कृति और कल्चर को ध्यान में रखकर बनाई गई मूवी थी। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, साथ के साथ नोट करने का काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे। तो आप सभी जानते हो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो निर्वाचित हुए थे वो कौन थे। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हरियाणा के पहले सीएम तो जानते हैं सर हम, भगवत दयाल शर्मा या पंडित बीडी शर्मा हुए। और ये बीडी शर्मा वही है सर जो हरियाणा के पहले व एकमात्र मनोनीत मुख्यमंत्री थे। लेकिन यहाँ बात आई है निर्वाचित मुख्यमंत्री की, यानी जो इलेक्टेड हुआ था, जिसके लिए इलेक्शन हुए थे। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि हरियाणा का कौन सा सीएम था जिसके लिए चुनाव हुए पहली बार। और उस समय हरियाणा के चुनाव आयुक्त कौन थे सर, उस समय हरियाणा के चुनाव आयुक्त हुआ करते थे MP सेन वर्मा। कौन हुआ करते थे,
MP सेन वर्मा। फटाफट कमेंट बॉक्स में दूसरा क्वेश्चन छापेंगे कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आया, फटाफट कमेंट बॉक्स में छापने का काम करेंगे। जहां पर एक तरफ मैं आपको हरियाणा जीके के MCQ पढ़ा रहा हूं, वहीं दूसरी तरफ आपके दूसरे सर विकास सर आपके लिए क्या पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं आपको इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चाहे आप SSC, रेलवे, बैंकिंग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सर आपको पॉलिटी के भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, और सर ने ये क्वेश्चन आपको करवाया भी था। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। चलिए छापने का काम करेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बताइए हरियाणा के कुल वन क्षेत्र FSI के अनुसार उसके भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है। अगर आप बात करें 2013 की इस रिपोर्ट के अनुसार, तो आप जानते हैं सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.59% पर ही हरियाणा में क्या है, वन है। क्या है, वन है। वनों की बात आई है तो हम जानते हैं हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। और शिवालिक क्षेत्र में जिस जिले में पाए जाते हैं वो जिला है आपका पंचकुला। पंचकुला के लगभग 41% भाग पर क्या है, वन पाए जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए हरियाणा में सबसे कम वन कहां पर पाए जाते हैं, प्रतिशत में जब भी बात होगी तब आप आंसर करेंगे सर फतेहाबाद के अंदर। कितना, 0.71% अकॉर्डिंग टू देयर एरिया। सर इसका जो क्षेत्रफल है फतेहाबाद का, उसके क्षेत्रफल का 0.71% ही फतेहाबाद के अंदर वन पाए जाते हैं। फतेहाबाद का नाम आया दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिएगा, फतेहाबाद का पुराना नाम क्या हुआ करता था। कमेंट बॉक्स में छापेंगे फतेहाबाद का पुराना नाम क्या हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बताइए जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो हम सभी जानते हैं सर हरियाणा का जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है इस बार वो हुई है कितनी, 19.90%, यानी कि सर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हम बात करें जनसंख्या की तो आप लोग जानते हो जनसंख्या हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा है, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा है। कहाँ पे है, फरीदाबाद में। तो अगर फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी निवास कर रही है तो आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे हरियाणा के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिएगा हरियाणा के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है। चलिए ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पे है। हम बात कर चुके हैं महम के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि महम जो हरियाणा के रोहतक में पड़ता है वहीं पे पड़ता है आपका ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा। अगर आप बात करें कलानौर की तो आप जानते हो सर कलानौर जो है ये हरियाणा के रोहतक जिले में पड़ता है, और इसी कलानौर को कहा जाता है रिजर्व सीट। क्या है ये सर, एक रिजर्व सीट है। खरखोदा की अगर आप बात करें तो खरखोदा जो है सर ये सोनीपत में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, सोनीपत, और सोनीपत की भी रिजर्व सीट कौन सी है, खरखोदा है। सफेदों की अगर आप बात करें तो सर सफेदों पड़ता है जींद में, जिसका पुराना नाम सरपदमन हुआ करता था, और यहीं से संबंध रखते थे कौन, राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय के द्वारा हरियाणा के जींद जिले में पड़ने वाले सरपदमन नामक स्थान पर एक यज्ञ करवाया, और यही कहलाता है आपका सरपदमन यज्ञ, और ये करवाया था इन्होंने अपने पिता के लिए, और उनके पिता का नाम था परीक्षित। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि परीक्षित के बाप और माँ का नाम क्या था। आप जानते हो कि सर परीक्षित जो हैं ये पुत्र हुआ करते थे अर्जुन के, तो फटाफट परीक्षित के बाप और माँ दोनों का नाम कमेंट बॉक्स में आप छापने का काम करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो आप याद रखेंगे कि सर हरियाणा की जो कुल जनसंख्या थी वो 2,53,51,462 व्यक्ति थी, और याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात आई है जनसंख्या की, बात आई है सेंसस की, फटाफट आप क्वेश्चन का आंसर देंगे कि बताइए जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है। हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 15वां, ऑप्शन नंबर बी है आपका 16वां, ऑप्शन नंबर सी है आपका 17वां, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 18वां। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है, 15वां, 16वां, 17वां या 18वां। आप इसे कमेंट बॉक्स में छापने का काम कर देंगे।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर आपके पूछे जा चुके हैं। धीरे धीरे हम आपके क्वेश्चनों का लेवल दोस्तों इंक्रीज करेंगे। एक बार सिर्फ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करवा रहा हूं, उसके बाद हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना रहेंगी। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें पीडीएफ के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जब आप क्लास के अंदर कमेंट करते हैं दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हम तैयार करके लाते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर इसी वक्त हमारी मुलाकात होगी एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। तब तक बने रहें एजुकेशन बोर्ड के इस एक बेहतरीन परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।